फ्रेंड्स, आई एम सोशल स्टडी फैकल्टी अनु शर्मा। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, द फ्रीज जोन। बेसिकली फ्रीज जोन क्या होता है? फ्रीज जोन ऐसा एरिया होता है जो पूरे साल भर क्या रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। उस जोन को हम क्या कहते हैं? फ्रीज जोन कहते हैं। देयर आर टू फ्रीज जोन। पूरी धरती पर दो फ्रीज जोन्स हैं। एक को हम कहते हैं नॉर्दर्न फ्रीज जोन, जो कि आर्टिक सर्कल में पाया जाता है, और एक को हम कहते हैं साउदर्न फ्रीज जोन, जो कि अंटार्कटिक सर्कल में पाया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर मैप दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर जो शेडेड पोर्शंस हैं, यहाँ पर आपको ये जो भी शेडेड पोर्शन है ये आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, फ्रीज जोन्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। द नॉर्दर्न फ्रीज जोन्स इंक्लूड द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड। जो नॉर्दर्न फ्रीज जोन है वो ग्रीनलैंड के आइलैंड को कवर करता है, जो कि जो ग्रीनलैंड जो कंट्री है उसके आइलैंड को कवर करता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी नॉर्दर्न फ्रीज जोन के अंदर आता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अलास्का का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी इसके अंदर आता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। उसी के साथ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सैंडनीवा, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये सारे भी नॉर्दर्न फ्रीज जोन में आते हैं। इसके बाद है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिबेरिया, जो कि रशिया में है, यूरोप में है, वो भी नॉर्दर्न फ्रीज जोन में आता है। These area of frozen zone are inhabited, although compared to wrapper part of world, very few people live there. ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारे के सारे नॉर्दर्न फ्रीजन जोन में आते हैं, और यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि पूरे साल भर यहाँ पर क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। जबकि साउदर्न फ्रीजन जोन कंसिस्ट मेनली ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। जबकि जो साउदर्न फ्रीज जोन है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कवर करता है, और ये सबसे एक ठंडा कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर जो इनहैबिटेंट है, यानी ये जो पूरा साउदर्न फ्रीज जोन है यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। इसे फ्रोज़न कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आपके क्लाइमेट का, तो दोनों ही फ्रीजन जोन में जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और यहाँ पर जो सूरज की रोशनी होती है वो भी बहुत हल्की हल्की पहुँचती है, और यही कारण है कि वहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। सनलाइट इज़ नॉट इनफ टू वार्म द लैंड। जो वहाँ पे पहुँचने वाली जो सूरज की किरणें हैं वो इतनी इनफ नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो धरती को या लैंड को गर्म कर सके, और इसी कारण से वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। ऐसा क्यों होता है कि सूरज की रोशनी वहाँ नहीं पड़ती है? क्योंकि जो अंटार्कटिक और आर्कटिक जोन्स हैं या कॉन्टिनेंट हैं, ये कहाँ पर है? ये धरती के ध्रुव पर है। ठीक है, जो टिल्ट है धरती का, वहाँ पर ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं। इसीलिए जो अर्थ की रोशनी है वो वहाँ तक उन ध्रुवों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पाती है, और इसलिए वहाँ पर हमेशा क्या रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, और इसीलिए उन्हें फ्रीज जोन कहा जाता है। ड्यूरिंग द समर देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस Due to the tilting of the earth on its axis, the polar region have a particularly during the summer। और कह रहे कि धरती का झुकाव होने की वजह से, धरती का एक्सिस होने की वजह से, ये अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ध्रुव होने की वजह से वहाँ पर हम क्या रहता है, वहाँ पर जो धूप रोशनी पहुँचने की जो प्रक्रिया है या जो रोशनी है वो कम पहुँचती है। ड्यूरिंग द समर देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस डे लाइट एंड कॉन्टीन्यूस डार्कनेस इन द विंटर। यहाँ पर जो दोनों फ्रीज जोन है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो डे और नाइट होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो बाकी एरिया, धरती के बाकी एरिया से थोड़ी डिफरेंट है। बेसिकली होता क्या है कि गर्मियों के टाइम में तो यहाँ पर 24 घंटे क्या रहती है, रोशनी रहती है, डे लाइट रहती है, और जब सर्दियों का टाइम होता है तो यहाँ पर 24 घंटे क्या रहता है, ये रात ही रहती है। यानी गर्मियों के दिन में इन फ्री जोन्स में पूरे टाइम, यानी 24 के 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 24 के 24 घंटे क्या होती हैं, सुबह ही रहती है, यानी दिन ही रहता है। जबकि
सर्दियों में ही यहाँ पर 24 घंटे क्या रहता है, रात ही रहती है। तो इस तरीके का क्लाइमेट होता है और इस तरीके से वहाँ पर डे और नाइट होते हैं, यानी 6 महीने दिन रहता है तो 6 महीने रात रहती है। In June, when the northern freeze zone receive continuous light, the southern freeze zone has continuous darkness. होता क्या है कि अगर जून में अगर नॉर्दर्न फ्रीज जोन में क्या हो रही है, दिन हो रहा है, तो साउदर्न फ्रीज जोन में क्या हो रही होगी, रात हो रही होगी। सेम इसी तरीके से अगर दिसंबर के टाइम पे साउदर्न फ्रीजर जोन में दिन हो रहा होगा, तो नॉर्दर्न फ्रीजर जोन में क्या होगी, रात होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमेशा इसी तरीके से दिन और रात होते रहते हैं। जो साउदर्न फ्रीज जोन आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका, जो साउदर्न फ्रीज जोन है वो अंटार्कटिक आइलैंड पर है। रिमेन फ्रोजन थॉट द ईयर, दस हमेशा ये क्या रहता है, बर्फ़ से पूरे साल बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इसे फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इस फ्रीज जोन की टेम्परेचर की, तो विंटर आर वेरी सेवरल, यहाँ पर जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ही भयानक होती है और जो तापमान होता है वो गिर के -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। जबकि इस गर्मियों में जो तापमान होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री से 3 डिग्री होता है। जब आप लोगों को पता है ना, दिल्ली में 2 से 3 डिग्री की ठंड आप लोगों ने देखी हुई है। 2 से 3 डिग्री की ठंड होती है तो क्या होता है, जब दिल्ली का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री हो जाता है तो क्या होने लगता है, बहुत ठंड होती है ना, बहुत इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो हमें यहाँ ठंडा लगता है, उनका ये मौसम उन वहाँ पर गर्मियों का होता है। देख रहे हो कितना डिफरेंस है यहाँ पर। द समर सीजन हार्डली एक्सटेंड फॉर 2 और 3 मंथ, जो गर्मियों का मौसम होता है वहाँ पर वो कम से कम 2 या 3 महीनों का होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता। उसके बाद क्या होने लगता है, रेनफॉल में रेंज फ्रॉम 15 to 30 सेंटीमीटर इन अ ईयर। फिर यहाँ पे क्या होने लगती है, बरसात होने लगती है, और जो बरसात होती है वो 15 से 30 सेंटीमीटर की होती है पूरे साल में। समर के दौरान यहाँ पर ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस, गर्मियों के दौरान यहाँ पे जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और ओशन में यानी सागरों में टूट के तैरने लगते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ये जो बड़े बड़े ये जो बर्फ़ के टुकड़े टूट कर क्या होने सागर में बहने लगते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इन आइस के बड़े बड़े टुकड़ों को आइसबर्ग कहा जाता है। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, स्काई इज लिट अप अरोरा बोरियलिस इन साउदर्न हेमिस्फेयर। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है एक अजीब सी रोशनी, आकाश में अजीब सी रोशनी देखने को मिलती है, जिसे ये क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियलिस कहा जाता है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलती है। नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हेमिस्फेयर में देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई गई है कि जो आकाश है उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की रोशनी क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। ऐसा किस वजह से होता है, जब सूरज की रोशनी ये बर्फ़ से टकराती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और आसमान में हमें प्रतीत होता है और हमें ऐसा लगता है कि आसमान में क्या हो रहा है, आसमान में अलग अलग रंग बिखरे हुए दिख रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियलिस कहा जाता है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट लाइफ। इन दोनों फ्री जोन्स में कोई प्लांट लाइफ होती भी है, यानी कोई पेड़ पौधे होते भी हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन एक्सेप्ट इन समर रीजन, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो हमेशा जमी ही रहती है, बस सिर्फ कब दिखती है, समर सीजन में दिखती है। सॉरी, अ लेयर ऑफ फ्रोजन सॉइल कॉल्ड द प्रीमा फॉरेस्ट। कह रहे कि जो जमी हुई जो मिट्टी की परतें होती हैं उसे क्या कहा जाता है, पेरमा फ्रॉस्ट कहा जाता है, जो कि जो पथरीली ये जो ज़मीन है उसकी टॉप सॉइल होती है, यानी ऊपरी परत होती है। दिस डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये जो सॉइल है ये किसी भी पौधे को पनपने की में सहायता नहीं करती है। जब बर्फ़ पिघलती है गर्मियों में तब क्या होते हैं, थोड़े से झाड़ें उग जाती हैं वहाँ पर। सम फ्लावर्स बेरिंग प्लांट एंड बेरिंग सर्ब्स सच एज ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज एंड वाइट
क्रैंक कैन ऑल्सो बी सीन। यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हो जाती हैं, कुछ कैक्टस उग जाते हैं जिनमें कुछ फूल लगते हैं। यहाँ पर ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज और वाइल्ड करंट जैसी ये जो बेरीज है वो देखने को मिलती हैं, वो होती हैं वहाँ पर। ट्रीज हाउएवर डू नॉट ग्रो इन दिस रीजन। इस पूरे क्षेत्र में बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं जैसे कि मैदानी इलाकों में होते हैं। ड्वार्फ विलो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट, वहाँ पर एक प्लांट का नाम है ड्वार्फ विलो, जो कि छोटे छोटे वुडी प्लांट्स होते हैं जिन्होंने अपने आप को इस ठंडे मौसम के अनुसार ढाल लिया है, वो वहाँ पर मिलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज फूड फॉर अ बिग ग्रेजिंग एनिमल। ये जो पेड़ हैं वो बड़े बड़े बिग ग्रेजिंग यानी जो चरने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस तरीके के इस सर्ब्स और यानी जंगल झाड़ और कैक्टस देखने को मिलते हैं। ये आपका ड्वार्फ विलो प्लांट है। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल लाइफ। अगर हम बात करें कि वहाँ की एनिमल लाइफ कैसी होती है, एनिमल्स कैसे होते हैं वहाँ पर। सम बर्ड्स सच एज द आर्टिक टर्न, पेंगुइन, स्नोई ऑयल इनहेबिटेंट द रीजन। इन एरियाज में, इन रीजन्स में कैसे कैसे बर्ड्स देखने को मिलते हैं। पेंगुइन, आर्टिक टर्न और स्नोई आउल यानी जो स्नो उल्लू होते हैं वो इन रीजन्स में देखने को मिलते हैं। पेंगुइन्स आप लोगों ने देखा होगा, वो ब्लैक और वाइट कलर के जो होते हैं वो पेंगुइन्स। तो इस तरीके के पोलर बियर वो भी इस रीजन में देखने को मिलते हैं। यहाँ आगे दिया भी है कुछ और एनिमल्स है जैसे रेंडियर है, कैरिबस है, बियर है, फॉक्स है, हेयर है, उसके बाद क्रीमाइन है, मस्क ऑस्क है। ठीक है, तो ये कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन जोन्स में वो रहते हैं जिन्होंने अपने आप को इस कड़कती हुई ठंड के अनुसार ढाल लिया है। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल हैव थिक वाइट कोट ऑफ द फर। जितने भी ये जानवर हैं अधिकतर इनकी जो चमड़ी होती है वो बहुत क्या होती है, मोटी होती है और वाइट कोट फर से कवर होती है या ग्रेइश ब्राउन कलर की होती है जो कि उन्हें ठंड में बचाती है और ठंड से बचाती है और उनके शरीर को गर्म रखती है। प्लेंटी ऑफ फिश, वेल्स, सील्स एंड वॉलरस आर ऑल्सो फाइंड हेयर। कुछ मछलियाँ, वेल्स, सील और वॉलरस भी यहाँ पर मिलते हैं। आप देख रहे हो अब मस्क ऑस्क, ठीक है, जिसे आप याक भी कहते हो, स्नो आउल, आर्टिक टर्न, रेंडियर, इसके बाद वॉलरस, ठीक है, ये है आपका पेंगुइन। ये इस तरीके के जानवर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इन दोनों फ्रीज जोन्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन लाइफ। वहाँ का ह्यूमन लाइफ कैसा है, यानी साउदर्न फ्रीज जोन में तो कोई रहता ही नहीं है, ठीक है, तो रहते कहाँ है, नॉर्दर्न फ्रीज जोन में रहते हैं। तो नॉर्दर्न फ्रीज जोन में अगर लोग रहते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो कैसे जीते हैं। एज द क्लाइमेट इज़ हार्श द लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। सबको पता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत हार्श होता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। कुछ जनजातियाँ रहती हैं, कुछ ट्राइब्स रहते हैं, कुछ आदिवासीज रहते हैं। इंक्लूड्स याकुट, कुछ ट्राइब्स रहते हैं जैसे याकुट, सामोयेड्स, चुकचीज, जो कि ये कुछ ट्राइब्स हैं जो आदिवासीज हैं वो इन एरियाज़ में रहते हैं। ये सारे के सारे इस सिबेरिया रशिया में रहते हैं। इसके बाद ल्यूटिस जो है अलास्का यूएसए में रहते हैं। इन्यूट्स जो हैं वो ग्रासलैंड में रहते हैं, जबकि लैप्स जो है वो साउदर्न सैंडनीवा या नॉर्वे, स्वीडन और फाइनलैंड में रहते हैं। तो ये कुछ जनजातीय ट्राइब्स हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं। आप सबको मैंने पहले ही बताया साउदर्न हेमिस्फेयर में कोई भी इनहेबिटेंट नहीं है, यानी कोई भी मनुष्य वहाँ पर नहीं रहता, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इन सब जनजातियों ने अपने आप को इस हार्श कंडीशन में क्या कर लिया, ढाल लिया है। ये लोग क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं, एनिमल्स को फंसाते हैं
जैसे रेंडियार्स जैसे पशुओं को पालते हैं, इनका ऑक्यूपेशन, उनका पालन ही इनका ऑक्यूपेशन है वहाँ पर। वो सील, वल्रस जैसे एनिमल्स को क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं, उन्हें खाते हैं। दे मेक यूज़ ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ एनिमल हंटेड। वो जिन भी पशुओं का शिकार करता है लगभग उनके सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। वो उनकी स्किन यानी खालों से क्या बनाते हैं, अपने लिए कपड़े बनाते हैं, टेंट बनाते हैं, बोट बनाते हैं। इसके बाद बल्बर से वो अब फ्यूल बनाते हैं। जो बोन्स होते हैं एनिमल के, उनसे वो अपने औजार बनाते हैं। हेड जो होते हैं, टेंडन्स जो होते हैं, आर यूज टू मेक थ्रेड। उनका प्रयोग करके वो क्या बनाते हैं, धागे बनाते हैं। बोन्स और हेड से वो क्या करते हैं, अपने औजार बनाते हैं। और दे यूज बोट्स कॉल्ड द कयास्क टू हंट सी एनिमल। वो एक बोट बनाते हैं जिसे वो कयास्क कहते हैं, ताकि वो जितने भी सी एनिमल्स हैं उनका शिकार कर सकें। उसके बाद हंट वेल फॉर कैरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वन प्लेस टू। इसके बाद बॉर्डर बोट कॉल्ड उमियाक। उसके बाद एक और बोट बनाते हैं। एक तो हंटिंग करने के लिए वो कयास्क नाम का बोट बनाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो वो बोट बनाते हैं उसका नाम क्या है, उमियाक। इसके बाद ऑन द लैंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज स्लेज। अगर हम लैंड की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो साधन है वहाँ पर वो क्या है, स्लेज है। पीपल लिविंग इन दीज एरिया बिल्ड स्नो हाउसेज। उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो स्नो हाउस बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। स्लैब ऑफ आइस आर यूज टू कंस्ट्रक्ट डैम। इग्लू बनाने के लिए जो स्नो होता है, जो आइस होते हैं, उनके ही ईंटें बनाई जाती हैं और उनका यूज़ करके इग्लू बनाया जाता है। समर सीजन में पीपल लिव इन स्किन टेंट कॉल्ड द टाउ पिग्स। जो समर सीज़न जब आता है, जब इग्लू पिघलने लगता है, तब जो ये लोग होते हैं वो स्किन टेंट में रहते हैं, यानी जानवरों की खाल से बनाए गए टेंट में रहते हैं, जिसे ये क्या कहते हैं, टाउ पिग्स कहते हैं। इन रिसेंट ईयर पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन द हाउस मेड ऑफ वुड और स्टोन। अब के समय में जो लोग हैं वो इग्लू और टाउ पिग्स में ना रहकर अब वो अपने लिए कैसे घर बनाते हैं, वो लकड़ी और पत्थरों के घर बनाते हैं। आपको पिक्चर्स भी दिखाया गया है कि स्किन टैंट देखो, स्किन टैंट कैसा होता है, स्लेज कैसा होता है, हारपून्स ये क्या है, उनके औजार हैं। इग्लू जहाँ पर वो रहते हैं, वुडन, अब के टाइम में वो कैसे घर बनाते हैं, वुडन हाउसेस बनाते हैं। अगर हम उनके लाइफस्टाइल की बात करें, has undergone the lifestyle of the people of these area has undergone many changes in recent year। अभी के कुछ सालों में उनके लाइफस्टाइल में बहुत ही चेंजेस आए हैं। नाउ डेज दे यूज़ राइफल्स फॉर हंटिंग। आज के समय में वो शिकार करने के लिए बंदूकों का प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मोटर्स का यूज़ करते हैं। मोटर फिशिंग के लिए मोटर बोट्स का यूज़ करते हैं, और काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं, सिलने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं। टाउन आर स्मॉल एंड थिक शीट ऑफ आइस रिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट टू द कोस्टल एरियाज। जो शहर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ये जो बर्फ़ की जो चादर है वहाँ पर लोगों को बसने के लिए मजबूर करती हैं। वहाँ पर कोई बसावट ज़्यादा नहीं हो पाती। ओके गाइस, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू।